हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का एपिसोड 13। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। दीबा से पूछा, वो क्यों और कहाँ गई थी? सजाद मलिक ने संजीदगी से फारूक साहब को देखकर पूछा। भाई साहब, असीर उससे उम्र में छोटा था। वो सारी जिंदगी उसके साथ गुजारने पर आमादा नहीं थी। वो किसी और को पसंद करती थी, लेकिन हमारे बार बार इसरार करने पर उसने शादी पर हामी भर ली, जबकि वो पसंद किसी और को करती थी। फारूक साहब ने कहा तो सज्जाद मलिक को उनकी बात पर गुस्सा आया। तुम्हारी बात में सदाकत कहीं भी नहीं है फारूक। मेरी बात गौर से सुन लो। दीबा अब हमारे खानदान पर बदनामी का दाग है, इसलिए वो यहाँ नहीं रह सकती। सज्जाद मलिक ने दो टोक लहजे में अपना फैसला सुनाया। माजरत के साथ, लेकिन भाई साहब, दीबा मेरी इकलौती बेटी और मेरी वारिस है। मैं उसको यहाँ से निकाल कर कहाँ लेकर जाऊँगा? लेकिन अगर आपको उसकी मौजूदगी खटक रही है तो ठीक है, आप मेरे हिस्से की जायदाद मेरे नाम कर दें, मैं उसको लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। ये वक्त आ गया है कि हवेली का बंटवारा किया जाए। फारूक साहब ने जो कहा वो सज्जाद मलिक और नरेश मलिक के लिए किसी धमाके से कम ना था। कमरे में दाखिल होते असीर ने भी अपने चचा की बात को सुन लिया था, जब भी अंदर दाखिल हो गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या बोल रहे हो? इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कर ली? सज्जाद मलिक तकरीबन उन पर चीख पड़े। अगर यहाँ आपको मेरी बेटी की मौजूदगी पसंद नहीं होगी तो एक बाप होने के खातिर मुझे कुछ तो करना होगा ना। फारूक साहब ने संजीदा अंदाज में कहा। तुम दीबा के गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, जबकि गैरत होती अगर तुम में तो उसको कत्ल कर देते। सज्जाद मलिक ने गोया उनको ललकारा। जो गैरत अपने खूनी रिश्तों के खिलाफ कर दे उनसे दूर कर दे। ऐसी गैरत से बेगैरत अच्छा। आप जो भी कहें, मगर दीबा जैसी भी है मेरी बेटी है। मैं उसको सिवाय माफ़ और समझाने की कुछ और नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ दीबा यहाँ पसंद नहीं तो बंटवारा होना चाहिए, पर अगर दीबा के होने से आपको कोई मसला नहीं तो मैं बंटवारा कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मलिकों की बदनामी होगी। फारूक साहब ने गोया बात को ख़त्म कर दिया। उन्होंने सज्जाद मलिक की ऐसी रग को दबाया था जिससे वो फड़फड़ा भी नहीं पा रहे थे। इस दरमियान नुरेश मलिक को एक बार भी अपनी कोताही याद आने लगी थी। उनको एहसास हो रहा था कि बाप क्या होता है। बाप के नाम पर तो वो एक दाग थे, क्योंकि बाप की कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की थी। और एक उनके भाई थे जिनको अपने दिल में बेटी के लिए चाहे जितनी भी रंजिश थी, मगर किसी और को उसके खिलाफ बोलने का मौका कतई नहीं दिया था। ठीक है, मैं खामोशी इख्तियार कर लेता हूँ, लेकिन दीबा से कहना मेरे सामने ना आए। सज्जाद मलिक ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, फारूक साहब ने कहा। हाँ, अब जाओ तुम दोनों। और नुरेश, तुम भी अपनी बेटियों के अख्तिलाफ़ात के दर्स दो तो अच्छा है, उनको ज़रूरत है। सज्जाद मलिक ने आखिर में तंज लहजे में नुरेश मलिक से कहा, जो काफ़ी चुप से थे। उन्होंने ऐसा भी तो कुछ नहीं किया। जाहिर है भूख तो हर इंसान को लगती है, तो वो खाने की बात तो करेंगे ना। दूसरा ज़रूरी तो नहीं ना हम खाना ना खाएं तो तब तक वो और कोई भी ना खाए। नुरेश मलिक तल्खी लहजे में बोले। उनका मिजाज अचानक से बिगड़ गया था, जिसको असीर ने साफ महसूस किया था। हमने उनके कमरे में खाना भिजवा दिया था, आप परेशान ना हो। असीर ने पहली बार लब कुशाई की। ये काम रह गया था करने के लिए, जिसको करना अब तुम शुरू हो गए हो। सज्जाद मलिक तो तब उठे। ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, असीर ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा शुक्रिया असीर। नुरेश मलिक ने तशकराना नजर से असीर को देखा। फहा का हाथ जल गया था। अगर वक्त मिले तो उनसे पूछ लेना। असीर ने बताया तो वो परेशान हुए। हाथ कैसे जल गया और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? नुरेश मलिक अपनी जगह उठकर खड़े हुए। आप यहाँ नहीं थे तो कैसे पता लगता? असीर ने उल्टा उनसे सवाल किया। मैं फहा को देखता हूँ। नुरेश मलिक इतना कहते कमरे से बाहर चले गए। दीवा यहाँ रहेगी तो अकदस के करीब होने की कोशिश करेगी, और तो वो पहले ही माँ को याद करती है, लिपट जाएगी उससे। इसलिए मेरी मानो दूसरी शादी कर लो, ताकि सारा किस्सा खत्म हो जाए। सज्जाद मलिक ने सबके जाने के बाद राजदाना अंदाज में असीर से कहा। एक तजुर्बा काफ़ी था, दूसरा करने की ज़रूरत नहीं। और हमारी बेटी समझदार है, वो बस हमारी बेटी है, किसी दीबा की नहीं। असीर ने बेलचक अंदाज में जवाबन कहा तो सज्जाद मलिक ने नहूसा से अपना सर झटका। मुझे लगा था अब यहाँ आप नहीं आएंगे। सुरेश डिस्चार्ज होकर घर आ गया था, और जब उसने अगले दिन सुहान को अपने घर में देखा तो उसको खुशगवार हैरत हुई थी। मैं गांव जाने वाली हूँ आज, तो सोचा आपसे मिलती हुई जाऊँ। सुहान ने उसको देखकर संजीदगी से बताया। अच्छा, मगर मेरे हायर किए हुए गार्ड्स को वापस भिजवाकर आपने अच्छा नहीं किया। सुरेश के लहजे में नाराजगी की झलक थी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ सुरेश। सुहान ने अपनी बात पर जोर दिया। मगर मुझे तसल्ली नहीं होती, जुरेश ने कहा।
آپ کو تسلی کیوں نہیں ہوتی؟ سہان نے بلا آخر پوچھ لیا۔ کیونکہ جو دل میں رہتے ہیں ان کا خیال ہر وقت دماغ میں سوار رہتا ہے، زریس بے ساختہ بولا تھا، اور اس کے لہجے میں جانے ایسا کیا تھا جو سہان جیسی کانفیڈنس لڑکی پزل ہونے لگی تھی۔ آپ کی شرٹ خراب ہو گئی ہے، ایان کہاں ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیے کوئی نرس نہیں رکھا ہوا؟ سہان نے بات کو بدل کر پوچھا تاکہ زریس کا دھیان دوسری طرف ہو جائے۔ اریان نے رکھنے نہیں دیا، وہ کہتا ہے اس سے زیادہ میرا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، اگر رکھ پائے تو میرے سامنے کرنا، زریس نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ سہان نے پوچھا۔ آفس گیا ہے، ارجنٹ کام پڑ گیا تھا تو چلا گیا، زریس نے بتایا۔ آپ کو اکیلا چھوڑ کر؟ سہان کو حیرت ہوئی۔ میں اکیلا تو نہیں، آپ میرے ساتھ موجود ہیں، زریس مہدم سا مسکرایا۔ اگر میں نہ آتی تو؟ سہان نے پوچھا۔ تو آپ کا خیال ہوتا، زریس نے دل کی گہرائی سے کہا تھا۔ میرا خیال آپ کا کام نہیں کر سکتا، سہان نے تعصب سے اس کو دیکھ کر کہا۔ تو کیا آپ خود رکھ سکتی ہیں؟ زریس نے پوچھا۔ کیا؟ سہان نے بے ساختی کے عالم میں پوچھا۔ میرا خیال، زریس نے بتایا، جس حد تک رکھ پائی ضرور، کیونکہ آپ یہاں میری وجہ سے ہیں، سہان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں یہاں اپنی وجہ سے ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں، زریس نے جھٹ سے کہا۔ سبب تو میں بنی تھی نا؟ سہان نے سر جھٹکا۔ بے سبب کچھ بھی تو نہیں ہوتا، زریس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں آپ کے کپڑے وارڈروب سے نکال لیتی ہوں، پھر گھر میں جو کوک ہے اس سے کہتی ہوں آپ کی مدد کر دے، سہان اٹھ کر اس کو بتانے لگی۔ اس کو زحمت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ خود بھی کر سکتی ہیں، زریس نے کہا تو سہان نے اس کو گھورا تھا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا، بس شرٹ بدلوانے میں حرج کیا ہے؟ زریس نے یہاں وہاں دیکھ کر کہا تو سہان اس کو دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلاتی وارڈروب کی طرف بڑھی تو ایک چیز اس کے پاؤں کے پاس گری، جس پر سہان نے چونک کر سر جھکا کر دیکھا، جہاں نیچے کوئی سفید رنگ کا رومال تھا، اور اس رومال کو دیکھ کر سہان حیرت سے وہ رومال دیکھتی پلٹ کر زریس کو دیکھا، جس کی نظریں چھت پر تھیں۔ زریس، یہ رومال کو اپنے ہاتھ میں پکڑتی سہان زریس کو آواز دینے لگی تو زریس نے سوالیہ نظر سے سہان کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ زریس کی نظر اب بھی رومال پر نہیں پڑی تھی۔ یہ رومال تو، سہان اتنا کہتی چپ ہو گئی تو زریس نے اب غور سے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ یہ رومال کیا؟ زریس نے انجان بن کر پوچھا۔ یہ رومال تو، سہان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے، کیونکہ وہ جو سوچ رہی تھی یہ اس کی غلط فہمی بالکل بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ رومال تو آپ کا ہے، زریس نے اس کی بات کو مکمل کیا تو سہان چل کر بیڈ پر اس کے پاس آئی۔ یہ بہت پرانا رومال ہے زریس، اور ابھی تک آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ سہان بہت حیران ہوئی تھی۔ میرے لیے کل کی بات ہے، جب آپ کا یہ رومال میرے پاس آیا تھا تو کیسے ممکن تو میں اس کو کھو دیتا، زریس نے کہا تو سہان اس کو دیکھتی رہ گئی، جو کچھ نہ بول کر بھی کچھ بہت کچھ بول دیتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، آپ سے کیا کہوں، سہان عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتی اس سے بولی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں نے کچھ بھی آپ سے ایسا ویسا نہیں کہا، زریس نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھ کر کہا۔ تم کچھ نہیں بولتے بھی بہت کچھ بول دیتے ہو، جیسے کہ، بات کرتے کرتے اچانک سہان کو چپ لگ گئی۔ جیسے کہ کیا؟ زریس نے اس کی بات کو جاننا چاہا۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ کو جو کچھ چاہیے وہ کسی اور کو بول دیجیے گا، سہان نے سنجیدگی سے کہا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی اپنا حجاب صحیح کرنے لگی تو زریس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نے بسیرا کر لیا تھا۔ سامنے والا منظر اس کو مکمل لگا تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی سہان کی محبت اور اس کی توجہ تھی۔ آپ مجھ سے دور بھاگتی ہیں ہمیشہ سے، سہان کو جاتا دیکھ کر زریس نے شکوہ کیا، کیونکہ آپ کی آنکھوں میں موجود پیغام اور طلب کو میں پورا نہیں کر سکتی، سہان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ کچھ بھی کھلے الفاظوں میں بیان نہیں کر رہا تھا تو سہان نے بھی ضروری نہیں سمجھا۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی، جس کو ختم کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم بیٹھ کر تفصیل سے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں، زریس نے کہا۔ ابھی آپ کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی بات تفصیل سے کر پائیں، اللہ آپ کو صحت دے، انشاءاللہ پھر ہم کوئی بات کریں گے، سہان نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ شہر سے دور جا رہی ہیں، پتہ نہیں پھر ہمارا کب آمنا سامنا ہو، تو کیا اچھا نہیں آپ مسکراتی ہوئی جائیں، یا نہ کہ یوں ناراض ہو کر، زریس نے گہری سانس بھر کر کہا تو سہان نے پلٹ کر اس کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں امیدوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ سہان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر وہ جس سفر کا مسافر بنا تھا، اس پر زریس اس کو کیوں چننا چاہتا تھا، کیوں اس کے ہزار بار لا تعلقی برتنے پر بھی زریس لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا، آخر کیوں وہ اس کے بارے میں اتنا سوچتا تھا، کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتا تھا، آخر اس کے پاس تھا کیا،
कुछ भी तो नहीं, वो एक बंजर जमीन थी जिसको जुरेज आबाद करने पर तोल रहा था। आप चाहते हैं मैं यहाँ से मुस्कुरा कर जाऊँ? सुहान ने पूछा। मैं चाहता हूँ आप यहाँ से कभी ना जाएं। जुरैश शायद आज अपने हवासों में नहीं था जो ऐसी बातें कर रहा था उससे। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ से खुश होकर जाऊँ तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी आपको। सुहान उसकी बात इग्नोर करके बोली तो जुरैश चौंक सा गया। कौन सी बात? वैसे मुझे आपकी हर बात मंजूर है, सुरेश ने लम्हे भर में कहा। पहले सुन लें। सुहान ने उसकी बेकरारी को देखकर कहा। मैं सुन रहा हूँ। सुरेश ने फौरन से कहा। मुझे मेरा रुमाल आपको वापस करना होगा। सुहान ने कहा तो सुरेश की नजरें बेड पर पड़े रुमाल पर गई जो सुहान रख कर गई थी। क्यों? सुरेश ने भौहें ऊपर किए पूछा। क्योंकि ये मेरी चीज़ है और चीज़ें उसके हकदार के पास हो तो अच्छा होता है, सुहान ने कहा। सालों पहले ये रुमाल मेरी मलकियत में आया था तो इसका हकदार मैं हुआ और ये मेरे पास ही है, अपने असल हकदार के पास। आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर जुरैश ने उस रुमाल को अपने हाथ में पकड़ा। एक बिजनेस टाइकून और बैरिस्टर ये दोनों लड़ भी रहे थे तो किस लिए? महज एक रुमाल के लिए जिसकी कोई कीमत न थी, लेकिन उसकी कीमत क्या है ये कोई जुरैश से पूछता। मैं जा रही हूँ फिर, सुहान बुरा मानकर बताती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं इंतजार करूंगा आपका, उम्मीद है आप जल्दी वापस आएंगी। जुरैश ने कहा तो सुहान ने इस बार उसको कोई जवाब भी नहीं दिया था। बस अपने कदम बाहर पोश की तरफ बढ़ाए और अपनी गाड़ी में बैठकर वो पुराना वक्त याद करने लगी जिसको सोचने का वक्त उसके पास नहीं होता था, लेकिन आज दिल बार बार उसको एक बार फिर उकसा रहा था कि वो अपने गुजारे कल के बारे में सोचे। कुछ साल कबल। सुनो। सुहान अपनी क्लास से बाहर निकली तो एक ग्रुप उसके रास्ते में आता बोला। यस। सुहान ने सवालिया नजर से उनको देखा। कौन हो तुम? मैंने नोट किया है सुरेश बहुत आगे पीछे घूमता है तुम्हारे। उनमें से एक लड़की ने तंज भरी नजर से उसको देखकर पूछा तो सुहान ना समझी वाली कैफियत में उसको देखने लगी। वो जान नहीं पाई कि कौन सुरेश, क्योंकि आजकल पढ़ाई और जॉब तलाश करने की परेशानी उसको इस कदर थी कि कुछ और उसको सूझता तक नहीं था। मैं आपकी बात समझी नहीं, सुहान ने ना समझी से सवालिया नजर से उसको देखकर पूछा। मेरी बात गौर से सुनो तुम। सुरेश मेरा कजन है और आई लाइक हिम वेरी मच, सो यू स्टे अवे फ्रॉम सुरेश। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ाकर वॉर्न करने वाले अंदाज में बोली तो सुहान खामोशी से उसको देखती साइड से गुजरने लगी। जब एक बार फिर उसका रास्ता रोका गया। मिस एटीट्यूड, मुझे मेरी बात का जवाब दो। आपने जो बकवास करनी थी कर ली और मैंने बड़े तहम्मुल मुजाहरे से सुन भी ली, मगर उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और बस आपसे एक बात कहूँगी, दोबारा मेरे रास्ते में आकर मेरा रास्ता रोककर ऐसी बेहुदा बातें मत करना, वरना फिर जवाब ऐसा दूंगी कि कोई सवाल नहीं बचेगा। सुहान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ठहरे हुए लहजे में कहा। तो वो जिसका नाम ऐना था उसका पूरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। तुम? वो उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने लगी तो किसी ने उसका हाथ दरमियान में रोक लिया था, जिस पर ऐना की नजर जुरैश पर पड़ी जो चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदा तासुरात सजाए उसको देख रहा था, जिस पर ऐना का गला खुशक हुआ था क्योंकि वो तो जुरैश को देख तक नहीं पाई थी। और अब जब सुहान ने भी जुरैश पर गौर किया तो सारी बात वो अच्छे से समझ गई थी। क्या बदतमीजी है ऐना? जुरैश उसका हाथ किसी अछूत की तरह छोड़ता संजीदगी से पूछने लगा। बदतमीजी मैं करती हूँ या तुम? मतलब तुमने मुझे समझा क्या हुआ है जो हर बार इग्नोर लिस्ट में डाल देते हो और इस अनजान बंद को अहमियत देते हो, जबकि तुम्हारी तवज्जो का मरकज मेरी जात होनी चाहिए। ऐना पागल होने के दर पर थी। जाओ यहाँ से, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, जुरैश ने उसको घूर कर कहा था, जबकि उसके अल्फाजों से वो सुहान के सामने खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। सही तो बोल रही है ऐना, इसको कॉल गर्ल। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा कमीने इंसान अगर कोई बकवास की भी तो। एक लड़का कोई बकवास करने लगा था जब जुरैश उसकी बात दरमियान में काटता उसका गिरबान पकड़े दर पे उसके चेहरे पर मुख के बरसाए थे। उनको लड़ता देखकर सुहान ने अपना हाथ बेसख्ता मुंह पर रखा था। वो हैरत से जुरैश को देखने लगी जिस पर एक अजीब सा जुनून चढ़ा हुआ था। जुरैश छोड़ो उसको, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐना ने उसको अपने दोस्त से दूर करना चाहा, लेकिन उसकी जुरैश सुन कब रहा था। वो तो बस बकवास करने वाले का मुंह सच में तोड़ने वाला था, मगर आसपास खड़े आदमियों ने मुश्किल से जुरैश को दूर किया। ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। सुहान एक नजर उन पर डाले जाने लगी थी जब उसके कानों में ऐना की परेशान कुन आवाज उभरी। लीव मी अलोन।
सुरेश उसका हाथ झटक कर जाने लगा तो जाने सुहान के दिमाग में क्या आया जो अपने कदम उसके पीछे लगाए। एक्सक्यूज मी। सुहान ने उसको तेज चलता हुआ देखा तो पीछे से आवाज दी जिस पर सुरेश के कदमों को ब्रेक लगी थी और हैरत से पलट कर पीछे देखने लगा जहां सुहान खड़ी थी। उसको अपने पीछे आता देखकर सुरेश को जाने क्यों खुशी हुई। जी। सुरेश ने रुककर सवालिया नजर से उसको देखा। आपके हाथ से खून रिस रहा है, मेरे साथ आए, मैं बैंडेज कर दूंगी। सुहान ने कहा तो सुरेश का ध्यान अपने हाथ पर गया जहां खून लगा हुआ था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। जैस ने नफी में सर हिलाकर कहा। तकलीफ होने के बावजूद उसको जाहिर न करके खुद को जेंटलमैन साबित करने की जरूरत नहीं। आप आए, मैं कर देती हूँ बैंडेज, क्योंकि एक बार फिर आप मेरी वजह से लड़ रहे हैं। सुहान ने उसको देखकर संजीदगी से कहा तो जुरेश के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी। अब वो उसको क्या बताता कि वो अपनी पूरी जिंदगी में दोबारा भी किसी से लड़ सकता है, वो भी सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अगर बात उस पर आई तो वो क्यों अपना होश खो बैठता है। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। मैं वाकई में ठीक हूँ, जुएस ने शाने उचकाकर कहा तो सुहान उसको देखकर गहरी सांस भरती आहिस्ता कदम उठाती उसके करीब आने लगी तो उसका उठता हुआ हर कदम जुएस को अपने सीने पर पड़ता हुआ महसूस हुआ। वो जान नहीं पाया कि अचानक उसको होने क्या लगा था। वो एक गर्ल्स एलर्जिक बंदा था। उसको अगर अरियान और अपनी फुप्पो के बाद किसी से प्यार था तो वो सिगरेट थी जिसको पीकर वो लुत्फ हासिल करता था, लेकिन वो शौक से पीता था। मगर आजकल वो सुहान का ख्याल अपने दिमाग से झटकने के लिए पीता था। अपनी ज़िंदगी में आते इस बदलाव से जहाँ वो खुश था वहीं परेशान भी था। हाथ दें अपना। अपनी बैग से एक वाइट कलर का रुमाल निकालकर सुहान ने उससे कहा तो जुरेश ने बगैर किसी सवाल के अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो सुहान खामोशी से बहते खून की जगह पर रुमाल बांधने लगी। ये मैंने ऐसे बांध लिया था, आप घर जाकर सही तरीके से बैंडेज करवा दीजिएगा वरना आपकी माँ परेशान होंगी। उसको देखकर सुहान ने संजीदगी से कहा, मेरी माँ नहीं है, जुरेश ने बताया। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। सुहान को अफसोस हुआ। कोई बात नहीं, जुरैस ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। मैं चलती हूँ और आपसे एक बात कहूँगी, अपनी और अपने कज़न के दरमियान मौजूद सारी रंजिशें ख़त्म कर दें ताकि उनको या किसी और को मेरे खिलाफ बोलने का मौका ना मिले। मुझे ये सब पसंद नहीं। सुहान ने कहा तो जुरैस संजीदा हुआ। आप परेशान ना हो, दोबारा कोई भी आपके खिलाफ उफ भी नहीं बोलेगा, अगर बोला तो आप उसका मुंह तोड़ देंगे। सुरेश बात करता अचानक रुक गया तो सुहान ने उसकी बात को जैसे मुकम्मल किया था। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। सुरेश कान की लो खुजाता खुजल हुआ। आप अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने गुस्से पर काबू नहीं करेंगे तो गुस्सा आपको अपने काबू कर लेगा। सुहान का अंदाजा समझाने वाले था। मैं काबू कर लेता हूँ, अमूमन मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, बस उस लड़के ने इखलाक से गिरी हुई बात की थी। जुलैस ने वजाहत देते हुए कहा। सुहान हंकार भरती जाने लगी। बात सुने। उसको जाता देखकर जुलैस ने आवाज दी। जी। सुहान ने रुककर उसको देखा। आप अपने हाथों में दस्ताने क्यों पहना करती हैं? जुलैस ने मन में आया सवाल पूछा तो सुहान ने चौंकर अपने हाथों को देखा और फिर जुलैस को, जो तजस्सुस का शिकार था। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी नामहरम का हाथ मेरे हाथ से टच हो। मैं ज़्यादा पर्दा नहीं करती, जैसे हम औरतों का चेहरा छुपाकर बाहर निकलने का हुक्म है, मगर जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना करती हूँ, इस सोच के साथ कि अल्लाह ज़्यादा की तौफीक देगा। सुहान ने बताया तो उसके जवाब पर जुलैस जवाब हुआ था। अल्लाह आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे, आमीन। जुलैस ने सादे के दिल के साथ कहा। सुमामीन जज़ाकल्लाह। और आप मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा, रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, उनको खोने से डरना चाहिए क्योंकि अगर कोई एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। सुहान ने एक बार फिर कहा। जिनको जाना होता है ना सुहान, वो बेमकसद और बेवजह भी चला जाता है, इसलिए जाने वालों को रोकना नहीं चाहिए बल्कि रास्ता दिखाना चाहिए ताकि उसको जाने में कोई मसला पेश ना आए। जी जिंदगी है सुहान, यहाँ कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहता। आपने नोट किया होगा बचपन से जवानी तक का सफ़र आपने किसी एक शख्स को हमेशा अपने हम कदम नहीं पाया होगा, क्योंकि ज़िंदगी में एक जाता है तो फिर
दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो फिर तीसरा आता है और फिर उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकते मगर अपनी जगह बना लेते हैं। और अगर बात की जाए अपने खूनी रिश्तों की तो देखिएगा कुछ वक्त के बाद आपके साथ आपके बहन भाई भी नहीं होंगे। ये एक कड़वी हकीकत है। शादी के बाद हर इंसान अपनी बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाता है, उनके सरों पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ज़िंदगी में जो भी जाए उसका अफसोस नहीं किया जाए, क्योंकि जाते वही हैं जिनकी खुसल्लत में छोड़कर जाना लिखा होता है। इसलिए ऐसी फ़िक्रों से ज़ुरैश दुरानी आज़ाद है, क्योंकि वो जानता है जो अपना होता है वो जाता नहीं, और जो जाता है वो अपना नहीं होता, और जो अपना नहीं होता उनको एक दिन जाना ही होता है। ज़ुरैश ने कहा था सुहान के पास कुछ और कहने को नहीं बचा था। अल्फाज जैसे ख़त्म हो गए थे। वो बस यकटक ज़ुरैश का चेहरा तकने लगी, जिसने अपने अल्फाजों से उसको लाजवाब किया था। उसके अल्फाज घेरे थे जहाँ सदाकत छुपी हुई थी, और ये इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत थी। इतना तो वो भी जानती थी कि वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलते रहता है और वक्त के साथ साथ इंसानों की पहचान होती है जाती है। मैं चलती हूँ अब, सुहान सा झटक कर कहती वहाँ रुकी नहीं थी, और उसकी पश को देखकर ज़ुरैश अपना हाथ देखने लगा जहाँ सुहान का रुमाल था। पहले प्यार का पहला खुमार और पहली निशानी। बेसाख्तगी के आलम में बड़बड़ाता ज़ुरैश अपनी बात पर खुद ही हंस पड़ा था। वो खुश था अपनी ज़िंदगी में आते बदलाव को देखकर, क्योंकि उसको एक हसीन वजह मिल गई थी। हाल मिशु अप्पू नाराज़ हैं, उनको पकोड़े दूंगी तो खुश हो जाएंगी। वहाँ प्लेट में मिशा के लिए पकोड़े डालती पुरजोश लहजे में खुद से कहने लगी, और उस पर एक ताहिराना नज़र डाले वो चाय का कप उठाने लगी ताकि निशा ये ना बोले कि सिर्फ पकोड़े चाय नहीं है साथ। अभी फहा हॉल से गुजरती अपने और मिशा के मुश्तरका कमरे में जाने लगी थी, जब उसकी नज़र असीर मलिक पर गई जिसके सामने फाइल पड़ी हुई थी। असीर को देखकर फहा के दिमाग में एक ख्याल आया, जिसको अमली जामा पहचानने की नीयत से वो उसकी तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम। फहा ने सबसे पहले उसको देखकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। असीर ने बगैर देखे उसको उसके सलाम का जवाब दिया। पकोड़े खाएंगे आप? फहा ने पूछा तो फाइल से सर उठाते असीर ने उसको देखा। ये आप किसके लिए लेकर जाने वाली थी? असीर ने पूछा, क्योंकि वो जानता था ये खास करम नवाजी तो सिर्फ उसके लिए तो नहीं हो सकती थी। अभी तो आपसे पूछ रही हूँ, बावर्ची खाने में और भी हैं तो आप इत्मीनान से खा सकते हैं, फहा ने जल्दी से बताया। आपका हाथ तो नहीं जल गया? असीर ने संजीदगी से पूछा। वो तो कल की बात है, अब राहत है। आप उसको छोड़ें और ये टेस्ट करके बताएं कि कैसा है। फहा ने आम अंदाज में बताते पकौड़ों की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई थी। मुझे पकोड़े बहुत पसंद होते हैं, मैं चाहती हूँ ढेर सारे पकोड़े हों और मैं बस वो खाती जाऊँ, बस खाती जाऊँ। फहद जो असी की तरफ पकोड़े की प्लेट बढ़ाने लगी थी, अचानक जाने कहाँ से दीबा आती, उसके हाथ से पकोड़ों की प्लेट लेती, उसमें से एक अपने मुंह में डाल कर बोली। तो फहद ने तिरछी नज़र से उसको देखा, लेकिन असी ने एक इंचली नज़र उस पर डालना ज़रूरी नहीं समझा था। अगर वाकई ऐसा है तो फहद दुआ करेगी कि आपकी शादी किसी पकोड़े वाले के साथ हो, फिर ढेर सारे नहीं बल्कि पूरा पकोड़ा का दुकान होगा, आप दिल खोल कर पकोड़े खाएंगे, कोई रुकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। उसका अपने हाथ से यूं पकोड़े लेना फहा को एक आंख नहीं भाया था। तभी चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाए बोली तो उसकी बात पर दीबा को अपने गले में डाला हुआ पकोड़ा अटकता हुआ महसूस हुआ था, जबकि अपना सर दोबारा फाइल में दिए असीर ने अपना सर नफी में हिलाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बोलने की? दीबा ने प्लेट टेबल पर रखकर सख्त नजर से उसको देखकर पूछा। अरे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने तो आपके भले के लिए कहा था। अब अगर आपको इतना भला पसंद नहीं है तो फहा क्या कर सकती है? फहा ने शान बेनियादी से अपना सर झटक कर कहा तो दीबा उसको नज़रअंदाज करती असीर की तरफ मुतवज्जा हुई। इन फाइल्स को छोड़ो और मेरी बात सुनो तुम, दीबा ने संजीदगी से असीर से कहा। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आप किसी मुलाजमा से कहकर हमारे कमरे में चाय भिजवा दिएगा। असीर दीबा को सिरे से नज़रअंदाज करता फहा से बोला। उसने बेसख्ता अपना सर असबाब में हिलाया था, लेकिन असीर का फहा के सामने उसको ऐसे इग्नोर करना दीबा को बेइज्जती का एहसास करवा गया था, जिस वजह से उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को जोर से बीछ लिया था और सोचने लगी कि दोबारा असीर को कैसे हासिल करे। तुम्हें किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगी उसके लिए चाय। दीबा काट खाती नजर से फहा को देखकर बोली। आप मुलाजमा हैं? जवाब में फहा ने मासूमियत से पूछा। ज्यादा मेरे सामने होशियार बनने की कोशिश ना करो तो अच्छा है, वरना गुद्दी से जबान खींच लूंगी। दीबा का दिमाग घूम गया था फहा के सवाल पर। अगर आप मुलाजमा नहीं तो अपने काम से काम रखा तो अच्छा होगा।
فہا اس کو جتاتی نظر سے دیکھ کر کہتی، پلیٹ اٹھائے اپنا کندھا زور سے اس کے کندھے سے ٹکراتی برابر سے گزر گئی تو دیبا سوائے غصہ کرنے کے کچھ اور نہیں کر پائی تھی، مگر یہ بھی طے تھا کہ سکون سے وہ بھی نہیں رہنے والی تھی اور نہ کسی کو سکون سے رہنے اس نے دینا تھا۔ نریش، اگر آپ کو ہماری بات بری نہ لگے تو ہم آپ سے کچھ کہیں؟ عروج بیگم نے نریش ملک سے کہا جو ان کے کمرے میں موجود تھے۔ اماں صاحب، آپ اجازت کیوں لے رہی ہیں؟ آپ نے جو کہنا ہے آرام سے کہیں، میں کون ہوتا ہوں برا ماننے والا؟ نریش ملک ان کی بات سن کر مسکرا کر بولے، اسیر کا آپ کو پتہ ہے ہمارا بچہ بہت سلجھا ہوا نیک فرمانبردار ہے، بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، ورنہ ہمارے بچے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے عروج بیگم نے تہمت باندھنا شروع کی، مجھے پتہ ہے اماں صاحب اسیر سب سے منفرد ہے اور بہت اچھا ہے۔ نریش ملک نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ اچھا یہ بتاؤ ہماری سوہان کب آنے والی ہے یہاں؟ عروج بیگم کو اچانک سوہان کا خیال آیا۔ انشاءاللہ کل تک آ جائے گی، آنا تو اس نے آج تھا پر کچھ ضروری کام کی وجہ سے وہ نہ آ پائی، کل انشاءاللہ آ جائے گی، نریش ملک نے بتایا۔ اچھا وہ خیر سے آئے تو آپ اس کے لیے فیصلہ کر لینا، عروج بیگم نے کہا تو نریش ملک کا ماتھا ٹھٹکا، مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ مطلب صاف ہے، سوہان ماشاءاللہ سے 28 برس کی ہو چکی ہے اور لڑکی ذات کی عمر یہ بہت زیادہ ہے، تمہیں اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، تاخیر بہت ہو گئی ہے پہلے سے، اب تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، عروج بیگم نے صاف الفاظوں میں کہا تو نریش ملک سوچوں میں ڈوب سے گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگ پڑے ہو؟ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانی کیا؟ ماشاءاللہ سے جوان ہو گئی ہیں، بالغ ہیں، اور بیٹیوں کی شادی میں دیری نہیں کرنی چاہیے، پہلے سوہان کا سوچو، پھر میشا کے بارے میں، فہا پھر بھی چھوٹی ہے ابھی اور اس میں بچپنا بہت ہے۔ عروج بیگم ان کو خاموش دیکھ کر ٹٹولنے لگی، اماں صاحب کیا آپ کو لگتا ہے وہ مجھے اپنی زندگی کے فیصلے میں اتنا بڑا حق دیں گی؟ نریش ملک نے کہا تو وہ مسکرائی۔ دیکھو نریش، شادی تو آپ نے ہی کروانی ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے پسند تمہاری ہو یا ان کی؟ پہلے سوہان سے پوچھو، اگر اس کی زندگی میں کوئی نہیں تو ہمارے اسیر کے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا لگے گا، ماشاءاللہ سے ہم عمر بھی تو ہیں اور ہم مزاج بھی ہوں گے۔ عروج بیگم نے اپنے دل کی بات زبان پر لائی تو نریش ملک چونک اٹھے اور حیرت سے عروج بیگم کا چہرہ تکنے لگے۔ اماں صاحب سوہان اور اسیر؟ نریش ملک کو لگا شاید ان کو سننے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ہاں کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اماں بات مسئلے کی نہیں ہے، پر اسیر شادی شدہ ہے اور 6 سالہ بیٹی کا باپ بھی ہے، میں کیسے سوہان کی شادی اس سے کروا دوں؟ وہ تو مجھ سے پہلے نالا رہتی ہے، ایسے میں اگر ان سے شادی کی بات کروں گا تو وہ بھی سوہان سے، اسیر کے متعلق تو وہ مجھ سے اور دور ہو جائے گی۔ نریش ملک نے اپنے اندر موجود خدشات کو بیان کیا۔ اسیر شادی شدہ ہے تو کیا ہوا، اس کی عمر زیادہ بڑی تو نہیں ہے، سوہان کو وہ خوش رکھے گا، عروج بیگم نے کہا۔ اسیر شادی کرے گا ہی نہیں، اور اب جب وہ ایک بیٹی کا باپ ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ بھائی صاحب راضی ہوں گے، نریش ملک نے سنجیدگی سے دو ٹک انداز اپنائے کہا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ اور نریش بیٹے، سالوں پہلے تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ہم والدہ تھی آپ کی، لیکن آپ نے ہماری بات پر سجاد ملک کی بات پر ترجیح دی تھی اور اپنا نقصان کروایا، لیکن سالوں پرانی غلطی کو دوبارہ مت دہراؤ، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا، آپ کی ایک بیٹی آپ کے پاس رہے گی اور ماں باپ کو تو آپ اپنی پہلی اولاد سے انسیت کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ عروج بیگم نے ہر ممکن کوشش کی نریش ملک کو اپنی بات پر آمادہ کر پائیں۔ اماں صاحب ابھی تو سوہان آئی نہیں ہے اور جب آئے گی تو میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، آپ تھوڑا مجھے وقت دیں، نریش ملک گہری سانس خارج کر کے بولے۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے وہ تم لے لو، پر زیادہ مت سوچنا، ہم چاہتے ہیں تمہاری بیٹیاں بھی اپنے گھروں کی ہو جائے اور ہمارا اسیر بھی اپنی زندگی میں خوش رہے، آخر کب تک وہ یوں چھیڑا چھنگ بے مقصد زندگی گزارے گا، خود کے بارے میں نہیں سوچے گا، بس دوسروں کی مدد کرے گا، عروج بیگم نے حتمی لہجے میں کہا، جس پر نریش ملک انکار نہیں کر پائے کیونکہ سالوں پہلے کی گئی غلطی کو وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے جس لڑکی کو مارنے کا کہا تھا، اسلم نے اس کو نہیں مارا، الٹا خود اسپتال کے بیڈ پر پڑا ہے، اب جب کبھی وہ ہوش میں آئے گا، پولیس اس سے بیان لے گی تو بتائے گا آپ ہمارا کیا ہوگا؟ نذیر نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں سجاد ملک سے کہا، جو خود پریشان کھڑے تھے، اس کو مارا کس نے؟ سجاد ملک کے دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا، سوہان نے اور کس نے؟ نذیر نے نحوست سے سر جھٹک کر کہا،
सुहान लड़की है, वो अगर गन को सही तरीके से पकड़ पाई वही बड़ी बात होगी। सज्जाद मलिक उसकी बात पर तज़हीकत अमेज़ मुस्कुराहट से बोले, आपको यकीन नहीं आएगा मगर सुनने में यही आया है कि खुद को बचाने के लिए सुहान ने क्लर्क को शूट कर दिया और बाबा साईं असलम की टांग काफी जख्मी हुई पड़ी है। वो एक टांग से माजूर हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहेगा, जिंदा रहकर भी बस हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। नजीर मलिक यहाँ से वहाँ टहलता उनसे बोला, शहर अस्पताल में अगर उससे कोई मिलने गया भी तो लोगों का शक हम पर आएगा। सज्जाद मलिक ने गोया उसकी अकल पर मातम किया। असीर भाई से कहेंगे, वो सब संभाल देगा। नजीर को अचानक ख्याल आया, अगर उसके कानों में ये बात पहुंची तो सबसे पहले वो तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर देगा। बड़ा भाई तुम्हारा, मगर उसके उसूल ही अपने हैं। सज्जाद मलिक ने संजीदगी से कहा, तो ऐसे उसूल का क्या करना जो भाई का दुश्मन बना दे। वैसे भी ये सारी प्लानिंग तो आपकी थी, मैंने तो बस जुनैद दुरानी पर झूठा केस लगाया था। नजीर ने अपना पलड़ा साफ किया। इस वक्त तुम्हारी शक्ल मुझे बहुत बुरी लग रही है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। सज्जाद मलिक ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया तो मिशा, जो सज्जाद मलिक के कमरे के पास खड़ी उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी, जल्दी से वहां से हट गई। आप मेरे पर गुस्सा होने के बजाय मसले का हल तलाश करें। नाजिर इतना कहता वहां से चला गया। पीछे सज्जाद मलिक गहरी सोचों में डूब चुके थे। क्या हुआ है, तुम्हें काफी उदास लग रहे हो। सुरेश अपने कमरे में आर्यन को आता देखा तो वो उसको कुछ उदास सा लगा, तभी पूछ लिया, एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है, मिशा ना तो मेरी कॉल उठा रही है और ना मेरे किसी मैसेज का जवाब, और तुम्हें पता है क्या वो इस तरह का इग्नोर मुझे कभी नहीं करती। सुरेश के एक बार पूछने पर आर्यन ने उसको सारी बात बताई। अच्छा तो ये बात है। सुरेश जैसे सब कुछ समझ गया। हाँ जी यही बात है, और यहाँ सुहान आई थी ना। आर्यन बात करते करते अचानक चौंक गया। आज नहीं आई थी वो, सुरेश ने गहरी सांस भरकर बताया। क्यों। आर्यन ने ना समझी से उसको देखा। क्योंकि वो मसरूफ रहने वाली है और यहाँ हम अकेले रहते हैं, तो वो बार बार यहाँ आ भी नहीं सकती, सुरेश ने बताया। फूफो का पाकिस्तान आने का प्लान बन गया है मगर वो नहीं आई, अब तुम्हारा बताया है मैंने, देखना कैसी दौड़ी दौड़ी आएंगी वो। आर्यन ने बालों में हाथ फेरकर दिलकशी से बताया, कितनी बुरी बात है, तुमने खामखा पप्पो को परेशान कर दिया है, जबकि मैं ठीक हूँ। जुरैस ने तासुब से उसको देखा। अच्छा अगर तुम ठीक हो तो बेड से उठकर दिखाओ जरा। आर्यन ने उसको घूर कर कहा, जो भी, लेकिन तुम्हें पप्पो को परेशान नहीं करना चाहिए था। जुरैस ने संजीदगी से कहा, उन्होंने पाकिस्तान आना था ना, तो अब अगर मैंने कॉल पर तुम्हारी तशवीशनाक हालात और नाजुक सूरत हाल के बारे में बताया तो कौन सा बड़ी बात है, इसमें चिल करो यार और मुझे भी करने दो। आर्यन ने कहा तो उसके लहजे में मौजूद शरारत पर सुरेश ने अपना सर झटका। अच्छा खैर छोड़ो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी जिस वजह से मैं परेशान था। आर्यन उसके पास आकर बोला, तुम वो बात मुझे ऑलरेडी बता चुके हो। सुरेश उसको देखकर बोला, आधी बात थी वो। आर्यन ने बताया। पूरी बात बताओ फिर। सुरेश उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं आज उसके घर गया था, आर्यन ने बताया। अच्छा फिर। उनके घर के बाहर ताला लगा हुआ था, तुमसे ये पूछना था उनका घर वही था ना जहाँ हम पहले एक मर्तबा जा चुके थे, या कोई और से। आर्यन ने बताने के बाद पूछा। हाँ वो था उनका घर, मगर अब नहीं है। सुरेश ने गहरी सांस अपने अंदर खींचकर बताया। अब नहीं है मतलब? क्या वो कहीं और शिफ्ट हुए हैं? आर्यन ना समझी से पूछने लगा। वो अपने वालिद के साथ रहा करेंगी अब, इसलिए चली गई हैं, जुरैस ने बताया। कल तक तो उनका कोई भी नहीं था, फिर अचानक ये बाप कहाँ से नमूदार हुआ? आर्यन हक्का बक्का सा रह गया जुरैस की बात सुनकर। बाप था मगर वो साथ नहीं रहते थे, लेकिन अब वो उनके साथ गई है, सुरेश ने संजीदगी से बताया। लेकिन कहाँ और क्यों, कब तक वापस आने का प्रोग्राम है? आर्यन ने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। वो अब वापस नहीं आएंगी। सुरेश जैसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकालने के दर पर था। ये इतना सब कुछ हो गया और तुम फिर भी इतना कूल क्यों हो? तुम्हें उनको रोकना चाहिए था, अगर नहीं तो कम से कम मुझे बता देते। अगर मेरे इल्म में बात होती तो मैं एटलीस्ट कुछ कर देता। आर्यन अपनी जगह से उठता बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहलने लग पड़ा। मैं पुरसुकून हूँ और तुम्हें भी पुरसुकून रहने का मशवरा दूंगा। जुरेश उसकी बेचैनी को समझता बोला। मैं नहीं रह सकता और तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए। कॉल मिलाओ सुहान को और मेरी बात उससे करवाओ, आर्यन ने संजीदगी से कहा। और ऐसा पहली बार हुआ था कि आर्यन दुरानी ने जुरेश दुरानी के साथ संजीदगी से बात की थी। रिलैक्स रहो यार आर्यन, वो कहीं भाग नहीं रही, यही है पाकिस्तान में। जुरेश इस बार सख्त हुआ। इस्लामाबाद में तो नहीं है ना? जुरेश की बात पर वो तब उठा। यहाँ नहीं है मगर पास में, इसलिए टेंशन ना लो, जुरेश ने कहा। अगर सुहान का बाप उसकी शादी करवा देगा तो तुम क्या करोगे?
یوں ہی ریلیکس رہو گے؟ آریان طنز ہوا، جو ہوا نہیں اس پر بات کرنے کا مقصد؟ زریس نے پوچھا تو آریان ایک نظر اس پر ڈالتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے زریس نے اس کی پشت کو دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہارا ہمیں بہت انتظار تھا، عروج بیگم مسکرا کر سہان کو دیکھتی بولی۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، لیکن میں ابھی تھوڑا آرام کرنا چاہوں گی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، سہان نے جواباً مسکرا کر کہا تھا۔ حویلی میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کے سر میں درد پڑ گیا تھا۔ ہاں جاؤ، ابھی تم آرام کرو، پھر اس کے بعد ہم آپ سے ضرور بات کریں گے، عروج بیگم نے کہا تو ان کی بات پر وہاں کھڑی میشا اور فہا نے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ نریش ملک اپنی جگہ پہلو بدلتے رہ گئے تھے۔ کون سی بات؟ سہان نے پوچھا۔ ابھی نہیں، شام میں بات کریں گے، قہوہ کے ساتھ، عروج بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ابھی کر دیں، کیونکہ شام کو پھر سے شہر جاؤں گی، میرا کچھ کام ہے وہاں۔ سہان واپس بیٹھی سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر بولی۔ کوئی زیادہ ضروری بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، نریش ملک نے کہا۔ میں پریشان نہیں ہوں، بس جاننا ہے، سہان نے سنجیدگی سے ایک نظر ان کو دیکھ کر عروج بیگم سے کہا۔ ہاں دادو، شام تک کا انتظار کیوں، ابھی بتا دو، میشا نے بھی کہا تھا، کیونکہ وہ تجسس کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، عروج بیگم نے بتایا۔ کیسا فیصلہ؟ اس بار فہا بے چین ہوئی۔ اسیر سے تم مل چکی ہو، عروج بیگم نے کہا۔ جی مل چکی ہوں، سہان نے اعتراف کیا۔ کیسا لگتا ہے وہ تمہیں؟ عروج بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ جیسا ہے سب کو ویسا لگتا ہے، خڑوس چنگیز خان، فہا منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی۔ اچھا ہے، سہان نے مختصر جواب دیا۔ ہم نے تمہاری اور اس کی شادی کروانے کا سوچا ہے، ہمارا اسیر بہت فرمانبردار اور زمیندار بچہ ہے، اگر تم نے اسے شادی کرنے پر ہاں کر دی تو میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ عروج بیگم نے دل کی بات لبوں پر لائی تو سہان نے سنجیدگی سے ان کو دیکھا تھا، باقی وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ فہا کو بھی عروج بیگم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، اور جانے کیوں ان کی بات فہا کو ناگوار لگی تھی۔ آپ نے اس بارے میں سوچا، اچھی بات ہے، لیکن میں اسیر سے یا آپ لوگوں کے بتائے ہوئے کسی بھی شخص سے شادی نہیں کر سکتی، سہان دو ٹوک لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن کیوں؟ اس بار نریش ملک نے پوچھا۔ کیونکہ میں شادی نہیں کر سکتی، یہ بتا دیا، اور ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ آپ فورسلی اپنی باتیں ہم سے منوا سکیں۔ سہان کا لہجہ آخر میں طنز سے بھرپور ہو گیا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، میشا سہان کو دیکھتی ہی بولی۔ اسیر میں کیا کوئی خامی ہے؟ عروج بیگم نے پوچھا۔ بات خامی یا برتری کی نہیں ہو رہی، بس صاف بات ہے، آپ نے مجھ سے میری رائے نہیں مانگی، بس اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کرنا چاہا، جو میں ہرگز نہیں کر سکتی، سہان نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے تم کوئی ٹھوس وجہ بتاؤ جس وجہ سے تم شادی کرنا نہیں چاہتی، یہ بتا دو کہ میری وجہ سے تم انکار کر رہی ہو، نریش ملک نے جاننا چاہا۔ اگر وجہ آپ ہوتے تو میں بتا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے، سہان بغیر ان کو دیکھ کر بولی۔ پھر جو وجہ ہے وہ بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں، نریش ملک نے اصرار کیا۔ میں کسی اور کے نکاح میں ہوں، سہان میشا اور فہا سے نظر چراتے بتانے لگی تو نریش ملک کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقین جیسی کیفیت میں مبتلا بس سہان کو دیکھنے لگے۔ عروج بیگم نے بھی اپنا ہاتھ سینے پر رکھتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سہان نے جو بات کی تھی وہ ایک غیر متوقع بات تھی، جس کو یقین کرنا ان کے لیے حد مشکل تھا۔ سہان؟ میشا نے بے یقین نظر سے سہان کو دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گی، سہان نے جیسے اس کو اگنور کیا۔ تم؟ کیا ہو گیا ہے ابو؟ انہوں نے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور آپ سیریس ہو گئی ہیں؟ میشا اپنا ہوش کھوتی اس سے کچھ کہنے والی تھی، جب فہا نے اس کو ٹوک کر کہا تو بے ساختہ میشا نے اپنی عقل پر ماتم کیا۔ تو تم اتنی بڑی بات مجھ سے اب بتا رہی ہو، نریش ملک نے کہا تو سہان نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ آپ کون سا ہمارے ساتھ تھے ہمیشہ، اس لیے برائے مہربانی آپ ہم سے کسی چیز کی شکوہ نہ کیا کریں، سہان نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تو نریش ملک ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئے۔ سہان اپنے کمرے میں جاؤ، عروج بیگم نے اس کو جانے کا کہا تو وہ بنا کچھ اور کہے وہاں سے چلے گئی تو اس کی دیکھا دیکھی بھی میشا اور فہا بھی سہان کے پیچھے چلے گئے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ سہان نے نکاح کر لیا ہوگا، عروج بیگم افسوس سے بولی۔ ہو سکتا ہے اسلحان نے کروایا ہو، ہم تو کبھی ان سے حال حوال نہیں پوچھنے گئے تو کیسے پتہ لگتا، نریش ملک افسردگی سے بولے۔ دیکھا ہماری بات نہ ماننے کا نتیجہ، تمہیں تمہاری بیٹی کے نکاح کا پتہ لگا بھی تو کیسے، عروج بیگم نے تعصب سے ان کو دیکھ کر کہا۔ اماں سائیں، ابھی یہ ضروری نہیں ہے، اگر ضروری کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ سہان نے نکاح کیا ہے تو یہ کیا، کس سے؟ اور جب اسیر نے اس کے متعلق ساری انفارمیشن جمع کر لی تھی تو یہ بات اس کو کیسے نہ پتہ لگی، نریش ملک کا انداز کافی پرسوچ تھا۔ کہیں میشا جھوٹ تو نہیں بول رہی؟
उर्ज बेगम ने अंदाजा लगाया। वो झूठ क्यों बोलेगी और कौन सा हम जोर जबरदस्ती का हक रखते हैं? नुरस मलिक ने कहा तो उर्ज बेगम को उनकी बात ठीक लगी। यार सुहान, कसम से आज तो तुमने मैदान मार लिया। देखा नहीं कैसे उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। मिशा सुहान के कमरे में आती पुरजोश लहजे में उससे बोली फहा, जबकि उर्ज बेगम की बातों को सोच रही थी। जवाब में सुहान ने महज अहंकार भरा। ऐसे वो असीर बशीर बहुत हैंडसम है और करोड़ों का मालिक भी है, तो तुमने उससे शादी पर इनकार क्यों किया? मिशा ने पुरजोश होकर पूछा तो फहा भी अपनी आंखों में सवाल लाए सुहान को देखने लगी, जो बेहद संजीदा सी थी। वजह मैंने बाहर बताई हुई है, सुहान ने मुख्तसर बताया। वो तो उनको ना, हमें बताओ सच क्या है, ऐसा क्यों किया? मिशा खिसक कर उसके करीब आई। क्योंकि मेरा निकाह हो चुका है, सुहान ने बताया तो फहा आंखें फाड़े सुहान को देखने लगी। अच्छा। बेख्याली में बात करते करते अचानक मिशा ने चौंक कर सुहान को देखा, जो अपने बैग से कपड़े निकाल रही थी, और उसके चेहरे पर ऐसा कोई भी तासुर नहीं था जिससे उसको लगता कि सुहान शायद झूठ या मजाक कर रही हो, लेकिन जो उसने बताया वो मानना भी उनके लिए नाकाबिले यकीन था। मजाक मत करो, मिशा होश में आती आंखें दिखाकर उससे बोली। मैं तुम्हें मजाक के मूड में लग रही हूँ? सुहान ने आईब्रो ऊपर की उससे उल्टा सवाल किया। अप्पू, क्या सच में? इस बार फहाबी बेयकीन नजर से उसको देखने लगी तो सुहान ने लब पीच कर उन दोनों को देखा। मैंने तुम दोनों को पहले बताना चाहा था, लेकिन क्या सुहान? लेकिन क्या? तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। हमसे? हम तुम्हारी बहनें थी और तुम हमारी बड़ी बहन थी। माना कि हमारी पाबंद नहीं थी, लेकिन तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुम इतनी बड़ी बात आकर हमसे छुपा कैसे सकती हो? मिशा हक्का बक्का उसको देखती अचानक उसकी बात दरमियान में काट कर बोली। हाँ अपो, फहा को भी ऐसी आपसे किसी बात की उम्मीद नहीं थी। आपने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। फहा ने भी नाराजगी का इजहार किया तो सुहान उन दोनों को देखती रह गई, जो बजाय उसके वजह पूछने के नाराज हो गई थी। तुम दोनों में से क्या कोई एक मर्तबा मेरी बात सुनना पसंद करेगा? सुहान ने संजीदगी से कहा। क्या बताओगी? यही ना कि तुमने किससे निकाह किया है। अब तुम्हारी वजाहत का क्या फायदा? तुम तो बैरिस्टर हो, दलील देकर हमें राजी कर दोगी, मिशा ने तंजिया कहा। तुम कितना रूड होने लगी हो, सुहान हैरान हुई। अगर तुम्हें अचानक से पता लगे कि मैंने या फहा ने छुप कर निकाह किया है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम ये जानकर हमें गले लगा दोगी? मिशा ने पूछा। गले ना भी लगाऊं तो बगैर पूरी बात जाने तुम दोनों में से किसी को भी कसूरवार नहीं समझूंगी। सुहान का लहजा हर एहसास से पाक था। तो बताओ, कितना वक्त हुआ है तुम्हारे निकाह को? और ये भी बता दो कि बच्चे वगैरह तो नहीं, ऐसा ना हो कि हमें अचानक से ही पता लगे। मिशा बाजू सीने पर बांधती इस्तफार हुई तो उसकी बात सुनकर सुहान को सही मायनों में अफसोस हुआ था। कुछ वक्त के बाद आपके साथ आपकी बहन भाई भी नहीं होंगे, ये एक कड़वी हकीकत है। इस वक्त को उसको जुरैज के अल्फाज शिद्दत से याद आए थे और वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। अपनी जिंदगी का महमार तो उसने बस फहा और मिशा को बता दिया था, जिन्होंने लम्हे भर में उसको खुद से बेगाना कर दिया था। एक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी तो दूसरी उसको देखने तक की रवादात नहीं थी, और उसका रब गवाह था कि फहा के लिए जाने कितना कुछ उसने लुटाया था। उसकी एक मुस्कुराहट के खातिर वो अपना आप मार दिया करती थी और आज वो उसको देख तक नहीं रही थी। सुहान यही सब सोचने में थी जब अचानक उसका ध्यान केकों में अपनी जानिब खींचा था। वो तो हैरत से फहा और मिशा को देखने लगी, जो हाथ पर हाथ मारती हंसने में मसरूफ थी। सुहान, लुक एट योर फेस। यार क्या हुआ, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? मिशा कहका के दरमियान बोली था। सुहान ने कश्मगीन नजर से उनको देखा, जो उसकी जान निकालने के दर पर थी। तुम दोनों में से कोई भी मुझसे बात ना करे और निकलो दोनों मेरे कमरे में से। सुहान संजीदगी से उनको देखकर बोली तो उसको इन दोनों का ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया था। आपको क्या हो गया है? आप तो हमारी जान हैं। हम भला क्या कभी आपकी कैसी बात पर इनराफ कर सकते हैं? हम आपको आपसे ज़्यादा जानते हैं। हमें पता है कि आप कोई काम बिलावजह नहीं करती और यकीनन निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन के पीछे भी कोई बड़ी बात होगी। फहा उसके गले लगती हुई बोली। ये क्या असीर बशीर की तरह हम लगाया हुआ है? परे हटो। मिशा उसको आंखें दिखाकर कहती साइड पर करने लगी। मैंने आपको और खुद को मिलाकर हम बनाया था। मिशा झट से बोली। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। सुहान मिशा को खुद से दूर किया। अब बस भी करो, कौन सा पहली बार हमने मजाक किया है? मिशा ने उसको इस बात घूरा।
हर बात पर मजाक नहीं होता। मेरी जिंदगी में तुम दोनों के अलावा कोई भी और नहीं था, और तुम दोनों मेरी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकती कि तुम्हारी आंखों में बेयकीनी और फहा का यूं लापरवाह खड़े रहना मुझे किस तरह झंझोड़ रहा था। सुहान ने कहा तो फहा ने अपने कान पकड़कर क्यूट शक्ल बनाई। सुहान चिल करो, हमें तो तुम पर यकीन है। थोड़ा अफसोस है कि तुमने बताया नहीं, इस वजह से शौक थे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये फाहा ना राज नहीं और ना हमारे दिलों में ऐसा है। हम तुम हमारी बहन हो, एंड वी आर लव विद यू। मिशा ने हाँ करना शुरू कर दी थी, जिसमें फिलहाल सुहान नहीं आने वाली थी। तभी दोनों के हाथ पकड़कर वो उनको दरवाजे के बाहर खड़ी करने लगी। मुझे आराम करना है, तुम दोनों जाओ। सुहान ने खून संजीदा अंदाज अपनाया हुआ था। अभी भी नाराज हो, मट्टी डालो ना, मिशा ने फिर कहा। सुहान इतना कहती ठा से दरवाजा उनके मुंह पर बंद किया था। इस बार वो दोनों एक दूसरे का चेहरा तकने रह गई थी। जीजा जी का नाम तो बता दे। फहा को एक बात का गोया अफसोस हुआ था। अरे हाँ, ये तो पूछना ही याद नहीं रहा ना, कौन होगा वो। मिशा भी अपनी अकल पर माथम करती बोली। जुरेफ जुरानी तो नहीं? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। उनसे हुई सरसरी मुलाकात निका थोड़ी हो सकता है। वहां ने खुद से अपनी बात की नफी की। ऐसा हो सकता है, मैं देखती हूँ क्या कुछ पता हाथ में कुछ लग जाए। मिर्जापुर सोच लहजे में बोली तो फहा ने गहरी सांस खारिज की, तो दूसरी जानिब सुहान बेड पर थके हुए अंदाज में बैठी अपने माजी के बारे में सोचने लगी, जिसको वो यकसर फरामोश कर बैठी थी। उसका निकाह हो गया था, वो किसी की अमानत थी, किसी के निकाह में थी, और ये चीजें भूल कर यहाँ पाकिस्तान भाग कर आई थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बात का किसी को इल्म हो, तभी तो भूल कर भी उसने अपने निकाह का तज़किरा खुद से भी नहीं किया था। पर शायद वो वक्त आ गया था जिस वक्त में उसको माजी के पन्नों को उलटकर उनको सोचना था। इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।